नमस्कार। आज हम निर्मल वर्मा की कहानी एक दिन का मेहमान के शिल्प पर चर्चा करेंगे। शिल्प पर चर्चा करने से पूर्व मैं चाहता हूं कि आप लोग के सामने निर्मल वर्मा और नई कहानी और एक दिन का मेहमान कहानी, इस कहानी के संवेदना पर थोड़ी बहुत चर्चा की जाए, जिससे कि उसके शिल्प को समझने में सुविधा रहेगी। आप जानते हैं कि निर्मल वर्मा नई कहानी के संस्थापक कहानीकार हैं। हिंदी के मशहूर आलोचक नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को नई कहानी का पहला रचनाकार, पहला कहानीकार माना है। नामवर सिंह ने नई कहानी के प्रथम कहानीकार माने जाने का जो कारण बताया है उन्होंने निर्मल वर्मा के लिए, वो ये कि नई कहानी की जो बीज प्रवृत्तियां हैं, उनकी जो बीज विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का जो आरंभिक लक्षण है, जो आरंभिक बिंदु हैं, वो हमें सबसे पहले निर्मल वर्मा की कहानियों में दिखाई देते हैं। इस संदर्भ में नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे की चर्चा की है, जो कि नई कहानी की पहली कहानी भी मानी जाती है। इस कहानी में आलोचक नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा के कुछ ऐसी विशेषताओं को उजागर किया है जो नई कहानी को पुरानी कहानी से बिल्कुल अलग कर देती है। विशेषकर परिंदे के कथ्य और परिंदे के शिल्प, ये दोनों नामवर जी की दृष्टि में पुरानी कहानी से, अगर मैं पुरानी कहानी कह रहा हूँ तो उसका आशय प्रेमचंद, जैनेन्द्र और अज्ञेय, यह जो पुरानी कहानी, हिंदी कहानी की परंपरा थी, उससे नितांत भिन्न परिंदे कहानी लगती है। कथ्य के स्तर पर, जैसा कि नामवर जी ने अपनी किताब कहानी नई कहानी में लिखा है कि उन्होंने आज़ादी के बाद जो भारतवर्ष की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थिति है, जिस तरह से राजनीतिक विकास हो रहा है, जिस तरह से मनुष्य और मनुष्यता का विकास हो रहा है, उस विकास को निर्मल वर्मा की यह कहानी बहुत ही गहरे स्तर पर पकड़ती है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी की जो मुख्य विशेषता है, उसके रूप में मुक्ति का जो स्वप्न है, मुक्ति का जो है एक दृष्टि है, मनुष्यता की मुक्ति की जो दृष्टि है, उस संदर्भ में निर्मल वर्मा को रेखांकित किया है। और माना है कि परिंदे कहानी में मुक्ति का जो यह प्रश्न है, यह नई कहानी का बड़ा ही बेसिक प्रश्न है। हालांकि साहित्य के लिए यह प्रश्न पहला नहीं है, पहली बार नहीं है। मुक्ति साहित्य मात्र मनुष्य और मनुष्यता की मुक्ति के लिए, मुक्ति का स्वप्न देखने के लिए ही होता है। लेकिन निर्मल वर्मा ने नई कहानी और विशेषकर परिंदे में इस मुक्ति के प्रश्न को सामाजिक, राजनैतिक और मनुष्य की परिस्थिति के साथ उठाने का प्रयत्न किया है। इसलिए मुक्ति के कंटेंट बिल्कुल अलग हैं। किससे मुक्ति? आज़ादी के बाद जिस तरह से मनुष्य और मनुष्यता का पतन हुआ, जिस तरह से लोगों के स्वप्न टूटे, मोहभंग हुआ, जिस तरह से आधुनिकता और विकास की आंधी में नए तरीके से स्त्री पुरुष के रिश्ते बन रहे हैं, जिस तरह से इन संबंधों में एक अकेलापन, खोखलापन, एक विसंगति, एक विडंबना या एक जो संत्रास की स्थिति है, उसे बहुत ही गहराई में जा कर के एक साहित्यिक प्रश्न के रूप में, जीवन के एक प्रश्न के रूप में निर्मल वर्मा ने उकेरने की कोशिश की है। ये नई कहानी में निर्मल वर्मा की एक पोजीशनिंग है कि वे मुक्ति के कथाकार हैं। दूसरा, स्त्री पुरुष संबंध
कि जटिलता की गहराइयों में चित्रित करने वाले कथाकार हैं। जितने भी आधुनिकीकरण, शहरीकरण और जो एक न्यूक्लियस परिवार के सिद्धांत आ रहे हैं या इस तरह की चीज़ें समाज में बन रही हैं, निर्मल वर्मा ने उन सारे प्रश्नों को एक बिल्कुल गहराई के साथ जो है चित्रित करने की कोशिश की है। नामवर सिंह ने और उनके ऐसे तमाम आलोचकों ने भी निर्मल वर्मा की एक और विशेषता की ओर ध्यान हमारा आकर्षित किया है, और वह है उनकी भाषा और शिल्प। शिल्प के बारे में हम आगे कहानी पे बात करते हुए बात करेंगे ही, लेकिन मोटे तौर पे आलोचकों ने जो निर्मल वर्मा की भाषा और शिल्प पे अपने सिद्धांत दिए, अपने विचार दिए, उसका भी अगर हम एक बार उसको पढ़ें तो हमें दिखाई देता है कि निर्मल ठीक उसी तरीके से कहानियाँ नहीं लिख रहे हैं जिस तरह से पहले के कथाकार। उनकी भाषा हिंदी ही है, खड़ी बोली हिंदी ही है, वही व्याकरण है, लेकिन जिस तरह से हिंदी भाषा के विन्यास को निर्मल वर्मा बदल रहे हैं वह भी नितांत नई थी। शिल्प के स्तर पे भी जिस तरह का परिवर्तन निर्मल वर्मा हिंदी कहानी में कर रहे हैं वह भी नितांत नया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हीं सब कारणों की वजह से आलोचक नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को नई कहानी का पहला कहानीकार माना है, और जिसको हमें भी मान लेने में कोई अत्युक्ति नहीं है। सचमुच निर्मल वर्मा नई कहानी के पहले कहानीकार हैं, और आने वाली जो जनरेशन है जो आज तक कहानी और कथा लिख रही है उसके लिए निर्मल वर्मा एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारे सामने दिखाई देते हैं। एक दिन का मेहमान कहानी के शिल्प पर आने से पूर्व उसकी संवेदना से भी, एक दिन का मेहमान कहानी की संवेदना से भी हमें परिचित होना नितांत आवश्यक है। एक दिन का मेहमान कहानी दरअसल है क्या? 70 के दशक में लिखी हुई ये कहानी में बिल्कुल एक भिन्न तरीके का माहौल है। घटना जैसे कोई घट नहीं रही है, नाटकीयता जैसे कि कुछ है ही नहीं, किसी तरह की हलचल जैसे आप कोई एक बड़ा पत्थर किसी नदी में फेंक दे, इस तरह का कोई भी, और उसमें एक बड़ी हलचल मच जाए, इस तरह का कोई भी एक बिगर जिसको कहते हैं कोई विन्यास, एक बड़ी हलचल, बड़ी घटना इस कहानी में नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ऐसा लगता है कि भाषा ही इस कहानी में घटना है। और ये एक बहुत रिमार्केबल बात है निर्मल वर्मा के इस कहानी की। और यही नहीं बल्कि निर्मल वर्मा की अधिकांश कहानियाँ इतनी मंथर गति से चलती हैं कि जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत नाजुक सी चीज़ है कि हम अगर छुएंगे तो वो टूट करके बिखर जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। इसलिए मैं फिर से आपको आगाह कर रहा हूँ कि निर्मल वर्मा को पढ़ने के पहले आपको साहित्य के साथ पूरे प्रेम का भाव रखते हुए उनके कथा में, उनकी कहानी में प्रविष्ट होना पड़ेगा। तो एक दिन का मेहमान कहानी का जो कथ्य है, जिसको अक्सर हम कथानक और कथावस्तु भी कहते हैं, कथ्य अगर हम देखेंगे तो इसमें सिर्फ 3 पात्र हैं। पति है, पत्नी है और एक बेटी है। पति और पत्नी में तलाक का कोई निश्चित संकेत नहीं है, लेकिन वे इस साथ नहीं रह रहे हैं, बहुत दिन से साथ नहीं रह रहे हैं। कहानी का जो बैकग्राउंड है, कहानी की जो पृष्ठभूमि है, वो जो घर है, वो घर हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि विदेश में है, लेकिन ये हिंदुस्तानी है। पति बहुत दिनों के बाद पत्नी से और बेटी से मिलने जाता है, और एक ऐसे भाव से जाता है कि जैसे वो अब घर रहना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है उसको बिल्कुल ही दूसरी परिस्थितियों से सामना होता है। दरवाज़ा घर का बेटी खोलती है। पिता को देख करके उसके मन में एक उत्साह होता है, एक प्रेम का, स्नेह का भाव आता है, उसको खुशी होती है, स्वागत करती है उसका। लेकिन पत्नी बाहर नहीं आती है, वो घर के ऊपरी कमरे में बैठी हुई है। पति पूछता भी है बेटी से कि माँ कहाँ है, वक्कू कहाँ है, पत्नी कहाँ है। बेटी को जवाब नहीं देती।
बेटी इस पूरे बात से वो किनारा करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि मेरे और पिता के बीच में माँ आए या माँ और मेरे बीच में पिता आए। ये कहानी अगर देखेंगे तो एक बेटी की ट्रेजेडी, जो आज़ादी के बाद जो आधुनिकीकरण की ये प्रक्रिया है, जो आधुनिकता का ये युग है, उसमें एक बेटी की त्रासदी, परिवार में जो त्रासदी है उसका भी एक चित्रण है। खैर, तो बेटी जो है पिता को तरह तरह से वो मन बहलाव की कोशिश करती है। हालांकि उसके मन में ये भी है कि पिता को शाम को यहाँ से निकल जाना है, और अगर वो नहीं जाएंगे तो उन्हें रोकना भी नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ से उनको भेजना है। क्यों? क्योंकि अगर वो रुक गए तो माँ और पिता के बीच में जो अंतहीन चलने वाला वाक युद्ध है, झगड़ा है, वो चलता रहे। तब तरह तरह के वो जो है पिता का जो है मन बहलाव करने की कोशिश करती है। और कहानी में दो ऐसे स्थल आते हैं जब पति का पत्नी से वास्ता होता है। एक दृश्य यह बनता है जब पति कुछ सामान लाया है हिंदुस्तान से, लेकिन पत्नी कहती है कि इसे जो है मत लाया करो, मैं इसको फेंक दूंगी, मैं तुम्हारे साथ इसको भी फेंक सकती हूँ। एक दृश्य ये आता है। दूसरा दृश्य अंत में आता है जब पति और पत्नी दोनों ही शराब पीते होते हैं, और वहाँ हमें पता लगता है कि पति पत्नी के जो ये बीच के रिश्ते हैं, उसके जो टूटन के जो कारण है, वो एक दो कारण हमको दिखाई देते हैं। हालांकि बहुत विस्तार से नहीं दिखाई देते हैं। पति पत्नी और बेटी के इस परस्पर संवाद धर्मिता में, जहाँ पे कोई भी एक बड़ी घटना नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो लगती है कि उसमें कोई घटना हो रही है, संवादों में कोई घटना हो रही है। और अंततः अंत में जब बेटी को लगता है कि शायद अब वो ऐसा क्षण आ गया है जहाँ पापा और मम्मी में कोई लड़ाई हो सकती है, वो फ़ोन करती है एक होटल में, वहाँ कमरा बुक करती है और पिता से कहती है कि पापा मैंने कमरा बुक कर दिया है, आप वहाँ चले जाइए। अंततः जो पति है, पुरुष है, वो अपना बैग उठाता है और भीतर की चुप्पी से बाहर की चुप्पियों में निकल जाता है। ये जो चुप्पी है, एक दिन का मेहमान कहानी के माथे का जो है सबसे बड़ा एक दृश्य है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में, वर्तमान परिवेश या आधुनिक परिवेश में तार्किकता और पढ़े लिखे और इतने आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक विकास के बाद भी अंततः जो मूल इकाई है समाज की, जिसको हम कहते हैं परिवार, पति पत्नी का रिश्ता और बेटी बच्चे, वो किस तरह से टूटन के शिकार हो रहे हैं, इस कहानी की मूल संवेदना यही है। इसके साथ ही साथ ये कहानी कहीं न कहीं स्त्री चेतना के उदय की भी कहानी है। जो स्त्री पुरुष के बीच में जो एक जन्मांतरवाद चलता है, वह जन्मांतरवाद इस कहानी में टूट फूट जाता है। पत्नी अब ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी तरीके से एनी हाउ मुझे इस व्यक्ति के साथ, इस पुरुष के साथ रहना है। वो उसने मन में ये बिठा लिया है कि मुझे इससे मुक्ति चाहिए। भले वो उसने दूसरा विवाह नहीं किया है, लेकिन उसे मुक्ति चाहिए। वो उस पति के साथ, उस पुरुष के साथ अब इस जीवन में कम से कम नहीं रहना चाहती है। यही ये जो कहानी है, दो चक्रों में दो स्थितियों की ओर इंगित कर देती है। एक न्यूक्लियस परिवार बन चुके हैं, परिवार किस तरह से वो ट्रैजिक हो चुके हैं, किस तरह से उनके भीतर का जीवन मर रहा है, सूख रहा है, एक कहानी उधर ले जाती है। दूसरी दिशा जो है वो पुरुष और स्त्री के बीच
संबंधों का जो एक अभिशप्त रूप है, दे आर कर्स्ड टू लिव विद ईच अदर। वे अभिशप्त हैं अब इस युग में एक दूसरे के साथ रहने के लिए। ये एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संकेत देती है ये कहानी, और एक बहुत बिगर सेंसिटिविटी की ओर हमको ले जाती है। इस संवेदना को पढ़ते हुए, इस संवेदनशीलता को पढ़ते हुए, इस कहानी को अगर आप इसके शिल्प की चर्चा करें तो ये शिल्प भी अपने आप में बड़ा ही अनोखा है। ये पिछली कहानियों से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नितांत भिन्न है। सबसे पहले हम ये समझें कि शिल्प कहते किसको हैं। शिल्प जो है हमारे यहाँ संरचना, रूप विधान के स्तर पर अक्सर इसकी चर्चा की जाती है। दरअसल शिल्प जैसे घर होता है, जैसे घर की संरचना होती है, वो दिखती है, हम उसको आँखों से देख सकते हैं, मीनारों को, दीवालों को, लेकिन किसी भी कहानी का शिल्प दिखता नहीं है। वो एक शैडो है, एक छाया है जिसको हमको पकड़ना होता है पढ़ने के क्रम में। तो वो शिल्प जो है, इसीलिए हर कहानी या हर कथा के शिल्प में आप देखेंगे कि एक अवलोकन बिंदु सक्रिय होता है, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। इस अवलोकन बिंदु को अगर आप पकड़ लें, यानी कहानी कहाँ से कही जा रही है, कहाँ से उसमें बदलाव हो रहा है, हर कथाकार उस पॉइंट ऑफ व्यू को बदलता रहता है, चेंज करता रहता है, और जहाँ जहाँ वो बदलता है हम कहानी को वहाँ वहाँ से देखने लगते हैं। अवलोकन बिंदु के आधार पे कोई भी कहानी का जो शिल्प होता है वो दो तरीके से सक्रिय होता है। यानी जो कथाकार होता है, नरेटर होता है, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दृश्यात्मक प्रवृत्ति की होती हैं। दृश्यात्मक कहने का मतलब है कि जहाँ लेखक नहीं कहता अपनी तरफ से कुछ, यानी नरेटर की अनुपस्थिति। जैसे रोला बार्थ ने कहा था, एंड ऑफ द राइटर। जो मॉडर्न फिक्शन है उसमें लेखक नहीं है। और दूसरी जो शिल्प की प्रविधि होती है वो होती है परिदृश्यात्मक, यानी जहाँ पे लेखक होता है, वो पाठक को उंगली पकड़ा के कहता है कि यहाँ से कथा पढ़ो, यहाँ से ये कहानी पढ़ो। तो ये शिल्प की दो अलग अलग पद्धतियाँ हैं, शैलियाँ हैं। लेखक या कथाकार करता क्या है कि वो दोनों शैलियों का प्रयोग कर सकता है, वो दोनों को मिक्स कर सकता है, वो किसी एक का प्रयोग कर सकता है, एक में ही फिर अलग अलग तरीके से कर सकता है। एक दिन का मेहमान कहानी दृश्यात्मक प्रविधि पे लिखी गई है, दृश्यात्मक मेथड है, यानी एक ओपन फिक्शन है, ये ओपन स्टोरी है जहाँ पे आपको खुद देखना है। निर्मल वर्मा पाठक का हाथ पकड़ करके नहीं बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ें, इसको कैसे देखें। तो ये दृश्यात्मक शैली पूरे एक दिन के मेहमान के अंत तक चलती रहती है। कुछ उदाहरण अगर देखें आप इस प्रविधि की, उसने अपना सूटकेस दरवाजे के आगे रख दिया, घंटी का बटन दबाया और प्रतीक्षा करने लगा। अब ध्यान दीजिए, कहानी केवल सुनाई नहीं जा रही है, बस दृश्य है आपके सामने। कथाकार उसमें कुछ विशेषण नहीं लगा रहा है, अपनी तरफ से उसकी विशेषता नहीं बता रहा है। उसने अपना सूटकेस दरवाजे के आगे रख दिया, घंटी का बटन दबाया और प्रतीक्षा करने लगा। मकान चुप था, कोई हलचल नहीं। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ कि घर में कोई नहीं है और वह खाली मकान के आगे खड़ा हुआ। उसने रुमाल निकालकर पसीना पूछा, अपना एयरबैग सूटकेस पर रख दिया, दोबारा बटन दबाया और दरवाजे से कान सटाकर सुनने लगा। बरामदे के पीछे कोई खुली खिड़की हवा में हिचकोले खा रही थी। ये पूरा का पूरा एक दृश्यात्मक प्रविधि वाला शिल्प है। लेखक लगभग नहीं है। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि कथा से लिखने के क्रम में अपने आप को अपनी किसी
पूर्वाग्रह को हटा पाना। लेकिन निर्मल ये अधिकतम कोशिश करते हैं कि वो न्यूनतम कहानी में रह सके। तो ये एक दृश्यात्मक शिल्प की कहानी है। ये जो शिल्प है, इस शिल्प का पूरा संसार वो पात्रों के सहारे खड़ा किया जाता है। आप देखेंगे कि हर पात्र के हिसाब से ही लेखक या कथाकार उसको एक उठान देता है या उसको एक रूप देता है। उनके आपसी व्यवहारों को दिखा करके ही कथा के एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। तो वहाँ पे पात्र भाषा एक बहुत ही निर्णायक चीज़ हो सकती है। निर्णायक इस अर्थ में कि अगर किसी कहानी में कोई ब्राह्मण पात्र है और अगर आप उसके मुंह से उर्दू के शब्द निकल रहे हैं तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण की भाषा उर्दू फारसी नहीं है। तो हर कथाकार पात्र की ठीक उसी भाषा का विधान करता है जिस तरह की वो जीवन में है, जीवन में प्रचलित है, उसकी जो परिस्थिति है। एक दिन का मेहमान कहानी में जो स्त्री है, पत्नी, या जो लेखक, जो पति है, पिता है, जो उसकी भाषा का एक उदाहरण देखिए। कुछ नहीं, मैं शायद साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। उसका स्वर असाधारण रूप से धीमा हो आया, जैसे वह अपने किसी गुप्त बीमारी के बारे में बता रहा हो। तुम हैरान हो, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। वह कुछ और कहना चाहता था, प्रेम के बारे में, वफादारी के बारे में, विश्वास और धोखे के बारे में, कोई बड़ा सत्य जो बहुत से झूठों से मिलकर बनता है, विस्की की धुंध में बिजली की तरह कौंधता है और दूसरे क्षण हमेशा के लिए अंधेरे में लोप हो जाता है। अब ध्यान दें कि एक दिन का मेहमान कहानी का जो पति है या पिता, वो एक बौद्धिक प्राणी है, पढ़ा लिखा, आधुनिक चेतना से लैस, एक अपनी अस्मिता, पुरुष की अस्मिता और पुरुष की आधुनिक स्वतंत्रता में जीने वाला इंसान। उसकी जो बात है, उसकी जो भाषा है, उसको हूबहू लाने की कोशिश निर्मल वर्मा इस कहानी में कैद करते हैं। निर्मल वर्मा ने हिंदी कहानी को एक दूसरे स्तर पर भी, उसके शिल्प को एक दूसरे स्तर पर भी गढ़ने की कोशिश की है। हालांकि नई कहानी के अधिकांश कहानीकारों ने इसमें ये चीज़ देखी जा सकती है, लेकिन निर्मल वर्मा के यहाँ यह चीज़ एक अद्वितीय तरीके से सामने आती है। एक प्रचलित विधान है किसी भी कहानी को रचने का। अगर आप हिंदी कहानी को ध्यान से पढ़ें तो एक सेटअप है। वो सेटअप है कर्ता, कर्म और क्रिया। यानी एक राजा था, उसके बाद पूर्ण विराम, फिर एक रानी थी, पूर्ण विराम, फिर उसके 4 लड़के थे, फिर पूर्ण विराम। ये जो वर्णन की शैली है, व्याकरण का नियम मान करके जो ये वर्णन की शैली है, वह आप प्रेमचंद में देखेंगे वैसे ही है। यहाँ तक कि जैनेन्द्र अज्ञेय तक में व्याकरण का ये एक ज़बरदस्त अनुशासन है। हालांकि जैनेन्द्र थोड़ा बहुत इसको तोड़ते हैं, लेकिन इस विन्यास क्रमिकता को तोड़ना, शिल्प के स्तर पे इस विन्यास क्रमिकता को तोड़ना, ये शायद नई कहानी में ही हमको सबसे पहले दिखाई देता है, सुसंबद्ध तरीके से। एक दिन का मेहमान कहानी में निर्मल वर्मा इस कर्ता, कर्म और क्रिया का जो विन्यास है, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और एक राजा था के क्रम को, था एक राजा, राजा था एक, इसे एक अलग क्रम विन्यास में परिवर्तित कर देते हैं। होता क्या है इससे? शिल्प के स्तर पे इस तरह के प्रयोग से कहानी की जो भाषा है वो कविता की भाषा के नज़दीक आ जाती है और उसकी जो प्रभावकारिता है, प्रभाव उत्पादकता है, वो लगभग काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे आप एक उदाहरण देखें, उसने अपना सूटकेस दरवाजे के आगे रख दिया, घंटी का बटन दबाया, प्रतीक्षा करने लगा, मकान चुप था। ये कविता का वाक्य है। कोई हलचल नहीं। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ कि घर में कोई नहीं है। वह खाली मकान के आगे खड़ा है। दोबारा बटन दबाया,
बरामदे के पीछे कोई खुली खिड़की हवा में हिचकोले खा रही थी। ये सब कविता के बिंब हैं जिनको निर्मल वर्मा कहानी की भाषा के साथ ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से कथा भाषा और काव्य भाषा, गद्य और पद्य, इन दोनों के समन्वय से कहानी का जो अर्थ संसार है वह तो विकसित होता ही है, बल्कि उसकी भाषा और उसका शिल्प भी, उसमें भी एक चमक आती है। तो ये निर्मल वर्मा की एक दिन का मेहमान कहानी के शिल्प की एक दूसरा लक्षण था। अंतिम लक्षण जो है वो ये है कि एक दिन का मेहमान कहानी के जो पात्र हैं उनके दो लेयर हैं, दोहरा समुदाय है। एक तो आप देखेंगे पति, पत्नी और बच्चा, लेकिन एक गहराई में है, उसमें नियति, उसमें जो है विडंबना, उसमें जो है संशय, उसमें आज़ादी और मृत्यु। आप देखेंगे कि संरचना या शिल्प के स्तर पे ये जो दोहरा स्तर है ये एक लंबी कविता है। इस तरह से एक दिन का मेहमान एक लंबी कविता के रूप में ऐसा लग रहा है कि लिखा जाता है। कहानी की अंतिम पंक्ति अगर आप पढ़ें, उसने अपना गिलास मेज पे रखा, फिर धीरे से लड़की को चूमा, अपना सूटकेस उठाया, और जब लड़की ने दरवाज़ा खोला तो वह क्षण भर देहरी पर ठिठक गया। मैं चलता हूँ, उसने कहा। पता नहीं ये बात उसने किससे कही थी, किंतु जहाँ वह बैठी थी वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। वहाँ उतनी ही घनी चुप्पी थी जितनी बाहर अंधेरे में जहाँ वह जा रहा था। ये एक दिन का मेहमान कहानी की एक ऐसी जगह है जहाँ पे कथा का शिल्प, कविता का शिल्प, कथा की भाषा, कविता की भाषा जीवन से टकरा करके एक हो जाती है। और इस तरह से नई एक दिन का मेहमान कहानी की जो शिल्प है, उस शिल्प में जो विन्यास क्रमिकता है भाषा की, बहुत ढीली हो जाती है और पूरी कविता एक बिंब के स्तर पे पहुंच जाती है, जिसमें हम कहानी और कविता दोनों का स्वाद ले सकते हैं। कुल मिला के अगर हम कहें तो एक दिन का मेहमान कहानी हिंदी कहानी की शिल्प परिवर्तन के हिसाब से एक लैंडमार्किंग कहानी है, और इस शिल्प विधान की वजह से यह कहानी नई कहानी के अर्थ विश्लेषण में एक आलोचना की नई दृष्टि की मांग भी रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।